पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जैसे ही टिया ने अनामिका के मुंह से इस बात को सुनी कि विवान उसे पसंद करता है, तो वो शॉक हो गई। वो तुरंत अनामिका को देखने लगी। टिया के चेहरे पर हैरानी को देखकर अनामिका ने गहरी सांस ली और कहा, देखो, मैं श्योरिटी के साथ तो नहीं कह सकती कि विवान तुम्हें पसंद करता है, लेकिन उस दिन पार्टी में जिस तरह से विवान को तुम्हारे लिए स्टैंड लेते हुए देखा, वो भी अपने मंगेतर के खिलाफ, उन सबको देखकर मुझे ऐसा लगा कि शायद तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो, इसलिए विवान तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव कर रहा है। यानी अपना सिर नाम में हिलाते हुए बोली, नो मैम, आपको कोई गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मिस्टर विवान मुझे पसंद नहीं करते और ना ही हम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। वो सिर्फ मेरे बॉस है और मैं उनकी एक एम्प्लॉई, इससे ज्यादा हमारे बीच कुछ भी नहीं। प्लीज आप गलत बात अपने दिल में मत बिठाइए। ये कहकर टिया ने हड़बड़ी के साथ नीचे झुकी और सीजर उठाने लगी। वहीं उसकी बात को सुनकर अनामिका ने अपनी सिर हिलाया और वापस से कुछ सोचते हुए बोली, यू नो व्हाट, मैं विवान की बचपन की दोस्त हूँ। बचपन से लेकर आज तक मैं विवान को काफी करीब से जानती हूँ। विवान आज तक मेरे साथ कभी ऐसा बिहेव नहीं किया जिस तरह उसने तुम्हारे साथ उस दिन पार्टी में किया था, इसलिए मैंने ये सब बात कही। तुम प्लीज अनकंफर्टेबल मत होना। अगर मैंने अपनी बातों से तुम्हें हर्ट किया है तो उसके लिए आई एम सॉरी। ये सुनकर टिया ने अपना सिर उठाया और अनामिका की तरफ देखते हुए बोली, नहीं मैम, आपने मुझे ना तो हर्ट किया है और ना ही मैं आपकी बातों से अनकंफर्टेबल हुई हूँ, बल्कि आपने जो उस दिन पार्टी में देखा उसके बारे में पूछ लिया, इसलिए आप ज्यादा मत सोचिए। बस ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि मिस्टर विवान के साथ मेरी पहले से कोई जान पहचान है। अनामिका मुस्कुराई। दोनों काम करने लग गए। यहाँ प्रथम प्रथम की कार प्ले स्कूल के बाहर रुकी। अहाना के हाथ को पकड़कर प्रथम कार से बाहर निकला। अहाना के क्यूट से चेहरे पर स्माइल थी। वो प्ले स्कूल को देखते हुए बोली, क्या मैं इसी में पढ़ाई करने जा रही हूँ? प्रथम छोटी सी अहाना को देखते हुए बोला, यस बेबी, आज से आप इसी स्कूल में पढ़ाई करेंगे। ये सुनकर अहाना अपने छोटे छोटे दांत दिखाकर स्माइल करने लगी। प्रथम उसे लेकर प्ले स्कूल के अंदर चला गया। वहां ऑलरेडी बहुत सारे अहाना की उम्र के बच्चे मौजूद थे। कुछ बच्चे टीचर के साथ पढ़ाई कर रहे थे तो कुछ बच्चे टीचर के साथ खेल रहे थे। अहाना इतने सारे बच्चों को देखकर एक्साइटेड हो गई। उसने प्रथम के हाथ को अपने हाथ से छुड़ाते हुए बोली, अंकल, मुझे उनके साथ खेलना है, मुझे जाने दीजिए। ये सुनकर प्रथम उसका हाथ छोड़ दिया और जाते हुए अहाना को देखकर बोला, ध्यान से सभी बच्चों के साथ खेलना। कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुरंत टीचर से कह देना, मैं आपको लेने आऊंगा। अच्छे से पढ़ाई करना। अहाना एक्साइटेड होकर बोली, ओके प्रथम अंकल, अहाना अपना ख्याल रख लेगी। प्रथम मुस्कुराने लगा, फिर वहां से चला गया। उसके जाने के 1 घंटे के बाद उस प्ले स्कूल के बाहर एक वाइट कलर की लंबी सी कार आकर रुकी। उस कार का ड्राइवर बाहर निकला और बैक सीट का डोर ओपन किया, जिसमें से ब्लैक सूट में अपनी आंखों पर ब्लैक गॉगल्स लगाए एक इंसान बाहर निकला और अपनी भारी कदमों के साथ प्ले स्कूल के अंदर की तरफ बढ़ गया। उस प्ले स्कूल का ओनर गेट पर ही खड़ा था। उसने जैसे ही उस इंसान को देखा, उसने तुरंत अपना सिर झुकाते हुए कहा, हेलो मिस्टर विवान, मुझे खुशी हुई कि आप हमारे छोटे से प्ले स्कूल में आए। विवान ने अपनी आंखों से गॉगल से हटाए और पीछे मौजूद पीए की तरफ घूरते हुए बोला, इस प्ले स्कूल का पूरा ट्रस्ट आज से खुराना ग्रुप की तरफ जाएगा। इसकी फॉर्मेलिटी पूरा करो। ए ने अपना सिर हिलाया और उस प्ले स्कूल की ऑफिस रूम की तरफ बढ़ गया। वहीं ऑनर ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें खुशी हो रही है
कि आप हमारे छोटे से प्ले स्कूल के पीछे इतना ज्यादा पैसा डोनेट करने वाले हैं, लेकिन अचानक से आपने ऐसा करने का क्यों सोचा? क्या कोई खास वजह है? दीवान अपनी नजर को चारों तरफ घुमाते हुए बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, इस प्ले स्कूल में अब मेरी लिटिल वर्ड पढ़ाई करने वाली है, इसलिए अब ये प्ले स्कूल कोई मामूली प्ले स्कूल नहीं रह गया। इस पर अब विवान खुराना की नजर है। यहाँ पर किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। इस पर ऑनर को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर वो अपना सिर हिलाते हुए बोला, सर आप फिक्र मत कीजिए, आपने जरूरत से ज्यादा स्कूल में पैसे डोनेट किए हैं। यहाँ किसी बच्चे को किसी चीज की कमी नहीं होगी। लेकिन तभी विवाह ने उसकी बात को बीच में ही काटते हुए बोला, मुझे बाकी सब बच्चों से कोई मतलब नहीं, लेकिन एक लिटिल स्टूडेंट है जिसका नाम है अहाना, मुझे सिर्फ उससे मतलब है। उसको एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए, वरना जिस स्कूल के लिए पैसे डोनेट किए हैं उसी तरह स्कूल को रातों रात बेच भी सकता हूँ। जैसे स्कूल के ऑनर ने विवान की ये बात सुनी तो वो शॉक्ड हो गया। हैरानी से विवान को देखने लगा। तभी पार्क में बच्चों के साथ खेल रही अहाना पर विवान की नजर गई, जिसे देखते ही विवान के एक्सप्रेशन बदल गए। वो सीधे पार्क की तरफ बढ़ गया। इधर ऑनर अपने सेंस में वापस आया। उसने तुरंत विवान के पीछे जाते हुए कहा, मिस्टर विवान, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप सिर्फ एक अहाना नाम की स्टूडेंट के लिए पूरे स्कूल को खरीद रहे हैं और आप उसे बेचने की भी बात कर रहे हैं। विवान अपनी सख्त आवाज में बोला, मुझे अपनी बात रिपीट करने की आदत नहीं है, इसलिए जो आपने सुना वही सच है। ध्यान रहे, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ऑनर अपनी जगह रुक गया। उसने तुरंत अपना सिर हाँ में हिला दिया। उसे पता था कि उसके सामने खड़ा ये इंसान कुछ भी कर सकता है, इसलिए उससे ज्यादा कुछ बहस करना ठीक नहीं लगा। वो सामने देखने लगा जहां इस वक्त दीवान अहाना के पास गया। वहां अहाना उसे देखकर एक्साइटमेंट के साथ भागते हुए उसके पैरों से आ लिपट गई। अहाना ने स्माइल करते हुए कहा, हैंडसम अंकल, आप आ गए। दीवान नीचे झुका, उसे अपनी गोद में उठा लिया और बोला, यस लिटिल बर्ड, मैं यहाँ आपसे मिलने आया हूँ। अहाना के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। वो विवान से अलग होते हुए बोली, आई एम सो हैप्पी, थैंक यू यहाँ आने के लिए। आज मेरे स्कूल का फर्स्ट डे है। कल मम्मा मुझे ड्रॉप करने नहीं आई, मुझे ड्रॉप करने प्रथम अंकल आए थे। कल आप यहाँ आकर मुझसे मिलने आए, पर आप यहाँ मुझसे मिलने आए। अहाना इज वेरी हैप्पी। विवान कुछ सेकंड तक अहाना को गौर से देखता रहा, फिर उसके माथे पर किस करते हुए बोला, आपको किसी भी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ आपको कोई परेशान करे तो आप सीधा मुझे बताओगे, ओके? ये सुनकर अहाना स्माइल के साथ अपने सिर को हाँ में हिलाते हुए बोली, ओके हैंडसम अंकल। कुछ देर के बाद विवान अपने ऑफिस पहुंच चुका था। या इस वक्त विशाल के साथ साइड की एरिया पर मौजूद थी और अपनी डिजाइनिंग की काम कर रही थी। तभी वहां मिस्टर वर्मा आए और उन्होंने कहा, डिजाइन से रिलेटेड जितने भी एम्प्लॉय है उन्हें सर की शादी में इनवाइट किया गया है। जो उनके कपड़े डिजाइन कर रहे हैं उन्हें भी फंक्शंस में आना है। सो मिस टिया, आपको आज के फंक्शन में उनके घर जाना होगा। ये सुनते ही टिया जो अपना काम कर रही थी वो रुक गई और ना समझी में मिस्टर वर्मा की तरफ देखते हुए बोली, आई एम सॉरी, पर मेरा वहां जाना ठीक नहीं है। मैं यहाँ पर रहकर अपना काम खत्म करूंगी। तभी मिस्टर वर्मा कुछ कह पाते कि उनके पीछे से एक भारी भरकम आवाज आई, तुम होती कौन हो मेरे ऑर्डर को मना करने वाली? जैसे ही टिया ने ये आवाज सुना उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए। वो गुस्से के साथ मिस्टर वर्मा के पीछे खड़े विवान को देखने लगी, जो इस वक्त ब्लैक शर्ट में अपने दोनों हाथ को पैंट की पॉकेट में डाले बिना किसी जो इस वक्त ब्लैक शर्ट में अपने दोनों हाथों को पैंट की पॉकेट में डाले बिना किसी एक्सप्रेशन के खड़ा था।
टिया ने भी गुस्से में कहा, सॉरी मिस्टर विवान, पर मैं नहीं आ सकती। वो बोल ही रही थी कि अचानक से उसके पेट में दर्द महसूस हुआ। वो अपने पेट को पकड़कर वहीं जमीन पर घुटनों के बल झुक गई। ये देखकर विवान की भौहें तन गई। वो परेशान होकर बोला, व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट हैपन, आर यू ओके? टिया का चेहरा दर्द से लाल हो गया था। उसने अपने पेट को पकड़कर गहरी सांस लेते हुए अपना सिर हाँ में हिला दिया। बीवा ने उसे गुस्से में घूरते हुए कहा, जस्ट शट अप, तुम दर्द में हो, यू आर नॉट ओके, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। उसने टिया का हाथ पकड़ा, लेकिन टिया ने जैसे ही अस्पताल का नाम सुना, उसने धड़ से विवान के हाथ से अपने हाथ को छुड़ाते हुए कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। हालांकि ये कहते हुए भी वो अभी भी दर्द में थी। उसकी ये बात सुनकर विवान अपनी सर्द आवाज में बोला, लुक, यू आर नॉट फाइन, तुम्हें मेरे साथ हॉस्पिटल जाने की जरूरत है, इसलिए चलो मेरे साथ। ये कहकर वो आगे बढ़ा, लेकिन टिया दो कदम पीछे हो गई और हड़बड़ी के साथ बोली, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, कहकर वो वहां से वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। वहीं विवान अपने दांत भींचते हुए उसे जाते हुए देखता रहा। फिर वो बोला, ये लड़की खुद को समझती क्या है, मैं उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ और ये मुझे ही नखरे दिखा रही है। तभी मिस्टर वर्मा आगे आए और बोले, सर आपकी मीटिंग का वक्त हो रहा है। विवान ने गुस्से में कहा, इस लड़की पर नजर रखो और इसे एग्जैक्टली क्या हुआ है मुझे बताओ, मुझे उसके बारे में जानना है और अगर उसे ज्यादा प्रॉब्लम हो तो तुरंत मुझे कंफर्म करना। ये कहकर वो सीधे ऑफिस की तरफ बढ़ गया। मीटिंग पूरा होने के बाद विवान अपने कैबिन के ग्लास विंडो के पास अपने पैंट के पॉकेट में हाथ डाले खड़ा था। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। तभी मिस्टर विवान अंदर आए और टेबल पर फाइल रखते हुए बोले, सर, मिस्टर गुप्ता वाली डील फाइनल हो गई और मिस्टर गुप्ता आपके साथ आज रात ड्रिंक करना चाहते हैं, तो क्या मैं आपका शेड्यूल रेडी कर दूं? विवान बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर मिस्टर वर्मा चुप हो गए। वो वहां से जाने लगे, लेकिन तभी विवान ने उन्हें रोकते हुए पूछा, क्या वो लड़की अब ठीक है? ये सुनकर मिस्टर वर्मा रुक गए और बोले, नहीं सर, मिस टिया कब की घर जा चुकी है। ये सुनते ही विवान के एक्सप्रेशन सख्त हो गए। वो मिस्टर वर्मा की तरफ मुड़ते हुए बोला, व्हाट डू यू मीन, वो कैसे घर जा सकती है? मिस्टर वर्मा को कुछ समझ में नहीं आया और वो नासमझी में बोला, लेकिन क्यों सर, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मिस टिया को पेट में दर्द था और इस वजह से उन्होंने हाफ डे का लीव ले लिया। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कुछ गलत किया। विवा ने सख्त आवाज में कहा, क्या उसने मुझसे परमिशन ली घर जाने की? मिस्टर वर्मा को कुछ भी समझ में नहीं आया। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर विवान इस तरह क्यों कह रहा है, जबकि वो तो किसी एम्प्लॉय पर ध्यान ही नहीं देता, कौन आ रहा है और कौन कब जा रहा है। तो वो टिया के लिए इतना ओवर प्रोटेक्टिव क्यों बन रहा है? मिस्टर वर्मा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सॉरी सर, उन्होंने मुझसे परमिशन ली थी, उनकी तबीयत को देखते हुए मैंने हाँ कह दिया घर जाने के लिए। आई थिंक आपने ये सारे डिसीजन मुझ पर छोड़ रखे हैं, तो मुझे लगता है कि मैंने उन्हें घर भेजकर ठीक किया। विवा ने अपने दांत भींचकर कहा, सब एम्प्लॉय से वो अलग है, तुम कोई नहीं होते उसे जाने की परमिशन देने वाले। अगर आगे से तुमसे कुछ भी कहे तो तुम सीधा आकर मुझसे पूछोगे, अगर मेरी एग्रीमेंट होगी तभी तुम उसे कुछ भी करने दोगे। गॉट इट? ये सुनते ही मिस्टर वर्मा ने अपना सिर हिला दिया और चुपचाप खड़े रहे। विवान अपने चेयर की तरफ बढ़ते हुए कहा, मेरे पर्सनल डॉक्टर से मेडिसिन लेकर उस लड़की के घर भिजवा दो। ये सुनते ही मिस्टर वर्मा हैरान रह गए। क्या आप सच में अपने पर्सनल डॉक्टर से मेडिसिन रिकमेंड करवा रहे हैं? विवान लैपटॉप ऑन करते हुए सर्द आवाज में बोला, क्या तुम्हें सुनाई कम देता है या फिर तुम मेरी बात को समझना नहीं चाहते? मिस्टर वर्मा चुप हो गए और धीरे से बोले, सॉरी सर, मैं समझ गया और ये काम जल्द ही हो जाएगा।
विवान किसी एक्सप्रेशन के कहा, अब तुम जा सकते हो। मिस्टर वर्मा बाहर निकल गया और बाहर आते ही गहरी सांस लेकर खुद से कहा, सर को आखिर हो क्या गया है? वो मिस्ट्रिया के लिए इतना ज्यादा कंसर्न क्यों दिखा रहे हैं? अपने पर्सनल डॉक्टर से मेडिसिन रिकमेंड करना ये कुछ अलग बात है। मुझे अब तो उनके बारे में पता लगाना ही होगा। ये सोचते हुए मिस्टर वर्मा वहां से निकल गए। इधर विवान ने गुस्से से लैपटॉप को बंद किया और अपना सिर चेयर से टिकाते हुए बोला, आखिर ये लड़की मेरे दिल और दिमाग पर इतना काबू क्यों कर रही है? क्यों मैं इसके बारे में इतना सोच रहा हूँ? ये कहते हुए उसने अपनी आंखें बंद की। लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसकी आंखों के सामने टिया का चेहरा चल रहा था, जिसे देखते हुए उसने गहरी सांस ली और अपना फोन उठाया। कुछ सेकंड तक वो अपने फोन को घूरता रहा, फिर एक टेढ़ी स्माइल के साथ उसने एक कॉल डायल कर दिया। यहाँ खुराना मेंशन गार्डन में हल्दी की तैयारी हो चुकी थी। वहां पर अब तक गेस्ट भी आने लगे थे। मीडिया वालों को भी अलाउड किया गया था, क्योंकि खुराना खानदान के सबसे बड़े बेटे विवान की शादी होने वाली थी। चारों तरफ मीडिया में खबर फैल चुकी थी और इस वक्त कौशल्या जी, धनंजय जी वहीं गार्डन में मौजूद थे, जो आने वाले गेस्ट को अटेंड कर रहे थे। अब तक शाम हो चुकी थी। फिर कुछ ही देर में तनु अपने मॉम डैड के साथ आई। तनु इस वक्त येलो कलर का लहंगा पहना हुआ था। वो काफी खूबसूरत लग रही थी। वहां की शान और शौकत को देखते हुए उसकी आंखों में चमक आ गई। तनु के माँ बाप भी चारों तरफ देखते हुए काफी एक्साइटेड नजर आ रहे थे। कामिनी जी ने धीरे से तनु से कहा, सच में बेटा, तुम्हारी किस्मत तो भगवान ने गोल्डन पेन से लिखी है। तुम इतने रईस खानदान में जा रही हो, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। एक बार जैसे ही तुम्हारी शादी इस घर में हो गई, वैसे ही तुम्हारी किस्मत खुल जाएगी। तनु ने चारों तरफ उस एक्सपेंसिव डेकोरेशन को देखते हुए बोली, हाँ मॉम, इसलिए तो मैं चाहती हूँ कि अब ये शादी बिना किसी प्रॉब्लम के जल्द से जल्द हो जाए, क्योंकि मैं भी इस घर की रानी बनकर रहना चाहती हूँ। इस पर कामिनी जी मुस्कुराने लगी। फिर तभी कौशल्या जी और धनंजय जी उन्हें देखकर मुस्कुराए। कौशल्या जी बोली, आपको यहाँ तक आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? कामिनी जी तुरंत आगे गई और अपना सिर नामे हिलाते हुए उनसे बातें करने लगी। वहीं प्रतिज्ञा जी तनु को गार्डन में लेकर गई और सोफे पर बिठा दिया। तनु ने आसपास देखते हुए प्रतिज्ञा जी से पूछी, दीवान कब तक आने वाला है? क्योंकि हल्दी की रस्म तो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। ये सुनकर प्रतिज्ञा जी कुछ सोचते हुए बोली, माँ ने तो विवान के पास कॉल किया था। विवान ने कहा था कि वो कुछ ही देर में आ जाएगा। ये सुनते ही तनु मुस्कुराई और फिर तभी उसकी नजर अचानक से गेट की तरफ गई। गेट के अंदर से आ रहे इंसान को देखकर उसके चेहरे के रंग बदल गए। उसने गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठियां कस ली। इस बीच टिया का अपार्टमेंट, टिया ऑफिस से वापस आकर सो चुकी थी। जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि शाम हो चुकी है। वो फ्रेश होने के बाद रूम में आई तो अचानक से रूम में अंधेरा हो गया। ये देखकर टिया को कुछ समझ नहीं आया और वो अभी कुछ रिएक्ट करती कि लेकिन तभी उसे किसी ने पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। उसने ये महसूस करते ही जोर से चिल्लाई। इस वक्त किसी ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और उसे दीवार से सटा दिया। अंधेरे में अपनी डरी सहमी आंखों से वो उस इंसान को देखने लगी। जैसे ही उसने उसकी सिल्वर आइज में देखा तो वह एकदम से हैरान हो गई। दूसरे ही पल उस इंसान को खुद से दूर धक्का देते हुए हकलाते हुए कहा, मिस्टर विवान, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये कहते हुए उसने स्विच बोर्ड की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और स्विच ऑन कर दी। लाइट ऑन करते ही वो गुस्से और हैरानी के साथ विवान को देखने लगी। वो इस वक्त उसके सामने खड़ा था। टिया को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि विवान उसके घर में और उसके कमरे में क्या कर रहा है। और तो और इस वक्त उसके घर में उसके अलावा कोई और नहीं था। उसे डर महसूस होने लगा। वो हड़बड़ाते हुए बोली, मिस्टर विवान, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर और मेरे बेडरूम में आने की?
अभी के अभी निकल जाइए यहाँ से। आप ऐसे बिना इजाजत के किसी के घर में, किसी के बेडरूम तक कैसे आ सकते हैं? आपके पास मैनर्स नाम की कोई चीज है? दीवान गौर से टिया को देख रहा था। उसने टिया की बातों का जवाब देना जरूरी नहीं समझा और सोफे की तरफ अपना कदम बढ़ा दिया। दीवान को इतना कैजुअल बिहेव करते हुए देखकर टिया का दिमाग खराब हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे ये विवान का ही घर हो और टिया यहाँ मेहमान बनकर आई हो। वो झल्लाते हुए बोली, मिस्टर विवान, आपको मेरी बात सुनाई नहीं दे रही? निकल जाइए आप यहाँ से। लेकिन विवान सोफे पर लीन होकर बैठ गया। वो टिया को गौर से देखते हुए बोला, तुम कैसा फील कर रही हो? उसकी बातें सुनकर टिया कंफ्यूजन के साथ बोली, आप ये क्या बकवास कर रहे हैं? मैं आपको यहाँ से जाने के लिए बोल रही हूँ और आप यहाँ कुछ और बातें कर रहे हो। विवान बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, मैंने पूछा तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई या नहीं? टिया अपने दांत पीसते हुए बोली, मैं चाहे जीऊं या मरूं, आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने तो मुझे जीने लायक ही नहीं छोड़ा। एक तो आपने मेरी जिंदगी नर्क बना रखी है, फिर आप मेरी फालतू की केयर करना बंद कीजिए। चले जाइए यहाँ से। दीवान अपने हाथों की मुट्ठियां बनाई और अपने सिर को सोफे से टिकाते हुए बोला, तुम ज्यादा चिल्लाती हो, क्या तुम अपना वॉइस थोड़ा कम करोगी? मुझे तुम्हारी आवाज से इरिटेट हो रहा है। ये सुनते ही टिया ने मुंह बना लिया और चिढ़कर बोली, मिस्टर विवान, जब मैं आपको इतना इरिटेट करती हूँ तो आप यहाँ आए ही क्यों? मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप मेरे घर के अंदर कैसे आए, क्योंकि घर की चाबी तो मेरे पास है। और यहाँ आप रूम तक कैसे पहुंचे? विवान अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, क्या तुम्हें कुछ भी नहीं पता? इस घर की मास्टर की मेरे पास है। ये सुनते ही टिया के कदम लड़खड़ा गए। उसने तुरंत वॉल को पकड़ लिया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर घर के मास्टर की विवान के हाथ कैसे लग सकती है। टिया को अपने कानों पर एक सेकंड के लिए यकीन नहीं हुआ। उसका दिमाग शून्य हो गया। कुछ देर के बाद उसने चिल्लाते हुए कहा, मिस्टर विवान, आपके हाथ मास्टर की कैसे लग सकती है और आप बिना परमिशन के मेरे घर कैसे आ सकते हो? उसकी बात को सुनकर विवान उसे घूरते हुए कहा, डोंट वरी, मैं इतना भी फ्री नहीं होता हूँ कि हर वक्त तुम्हारे घर आता रहूं। यू नो, आई एम वेरी बिजी पर्सन। टिया ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, यस, ये तो दिख ही रहा है कि आप कितने बिजी पर्सन हो। आजकल तो आप बहुत ही ज्यादा बिजी रहते हो मेरा पीछा करने में और मेरी अहाना से चोरी छिपे मिलने में। ये सुनकर विवान अपने हाथों की मुट्ठियां कसकर बंद कर ली और उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कहा, जस्टिस शट अप, मेरे पास फालतू की बातें करने का वक्त नहीं है। जाओ, जाकर रेडी हो जाओ। ये सुनकर टिया ना समझी में उसे देखते हुए बोली, रेडी हो जाऊं? लेकिन मुझे कहाँ जाना है और ना ही मुझे रेडी होना है। ये कहकर वो रूम से बाहर जाने लगी, लेकिन तभी विवान उसका हाथ पकड़ा और उसे एकदम से अपने करीब खींच लिया। टिया विवान के सीने से टकरा गई। अचानक से उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वो विवान की आंखों में देखने लगी। विवान की सिल्वर आइज इस वक्त उसे गौर से देख रही थी। वहां एक ऑकवर्ड साइलेंस फैल गया। तभी विवान उसके चेहरे से बालों को साइड करते हुए गहरी आवाज में बोला, क्या तुम भूल गई मैंने तुम्हें अपनी शादी के फंक्शन में इनवाइट किया था और उसका वक्त हो गया है। तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें अपने साथ वहां लेकर चलूंगा। ये कहते हुए उसकी नजर दिया के कांपते हुए होठों पर गई। उन्हें देखते हुए विवान ने अपने निचले होठों को बाइट किया और उसे नजर हटाते हुए वापस बोला, मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तुम मेरी बात को मना नहीं कर सकती। अगर तुमने मना किया तो तुम जानती हो मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। इसलिए जाओ और जल्दी से जाकर रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलूंगा। ये कहकर वो एक बार फिर उसके फोटो को देखने लगा। वो धीरे से उसके करीब जाने लगा। वहीं टिया विवान की गर्माहट से खुद को कमजोर महसूस करने लगी थी। लेकिन विवान की ये बातें सुनकर बहुत शौक हो गई। तुरंत विवान को खुद से दूर करते हुए बोली, ये क्या मजाक कर रहे हैं आप? आपका दिमाग तो ठीक है? आज आपकी हल्दी का फंक्शन है
और आप वहां होने की बजाय मुझे पिक करने आए हैं। मिस्टर विवान, आपकी दुल्हन तनु है, ना कि मैं, जिसे आप हल्दी फंक्शन में ले जाने आए हैं। जैसे मेरे बिना हल्दी फंक्शन होगी ही नहीं। विवान ने टेढ़ा मुस्कुराते हुए कहा, मिस टिया, तुम मेरी डिजाइनर हो और मैंने अपने कपड़े अभी तक ट्राई नहीं किया। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम हुई तो मुझे बार बार तुम्हें कॉल करना पड़ेगा, फिर तुम्हें वापस मेरे घर आना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि मैं तुम्हें अपने साथ ही लेकर चलूं। तुम वहां अपने डिजाइन किए हुए कपड़े भी एनालाइज कर लेना कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है या नहीं। विवान की ये बात सुनकर टिया ने अपने सिर पर हाथ रख लिया और फ्रस्ट्रेटेड हो गई। ऑलरेडी उसके पेट में दर्द था, ऊपर से विवान की ऐसी बातें सुनकर वो परेशान होकर बोली, मिस्टर विवान, अनामिका मैम भी मेरे साथ काम कर रही थी। वो प्रोफेशनल डिजाइनर है, वो आपकी पार्टी में मौजूद होंगी, इसलिए आपको जो कुछ भी प्रॉब्लम होगी आप उनसे कह सकते हैं। ये कहते हुए उसने वापस से अपने पेट को पकड़ लिया और गेट की तरफ जाने लगी। विवाह ने उसके पेट की तरफ देखते हुए कहा, क्या अभी भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? या ने अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक ही थी, लेकिन आप मेरे सामने हैं इसलिए मेरी तबीयत खराब हो रही है। आप यहाँ से चले जाएंगे तो मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। ये सुनते ही विवान की भौहें तन गई। वो अपनी सर्द आवाज में बोला, सिर्फ 5 मिनट का वक्त है तुम्हारे पास। अगर तुम 5 मिनट में रेडी नहीं हुई तो मैं खुद तुम्हें रेडी करूंगा। मैं बाहर हॉल रूम में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। अगर तुम जल्दी नहीं आई तो समझ लो कुछ भी हो सकता है। ये कहकर वो हॉल रूम में चला गया। वहीं ये सुनकर टिया का सिर गुस्से से फटने वाला था। वो गुस्से में बेड पर पड़े पिलो को नीचे जमीन पर फेंकते हुए बोली, ओह गॉड, ये मिस्टर विवान नाम का मुसीबत कब मेरी जिंदगी से जाएगी। ना ये खुद चैन से जी रहे हैं और ना मुझे चैन से जीने दे रहे हैं। मुझे नहीं जाना इनकी हल्दी में। मुझे अच्छे से पता है कि वहां तनु और उसकी फैमिली होगी, और अगर मैं वहां गई तो मेरे सामने वो शो ऑफ करने से पीछे नहीं हटेगी और वहां प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अब मैं क्या करूं? तकरीबन 10 मिनट के बाद रूम का दरवाजा खुला। टिया एक येलो कलर के ड्रेस में बाहर निकली। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। उसका चेहरा अभी भी हल्का लाल था। वहीं विवान जो हॉल रूम में खड़ा था, उसकी नजर टिया पर गई। वो टिया को बस एक टक घूरने लगा। टिया अपने धीमे कदमों के साथ विवान के पास आई और उसके सामने आकर खड़ी हो गई। विवान उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए गहरी स्माइल के साथ बोला, यू नो व्हाट, कुछ दिनों में मेरी शादी होने वाली है, लेकिन तुम फिर भी मुझे अपनी खूबसूरती से अट्रैक्ट कर रही हो। क्या तुम्हें ऐसा करना चाहिए? ये सुनते ही टिया ने अपने हाथों की मुट्ठियां कसकर बना ली। अपने आप को कंट्रोल करते हुए बोली, आपने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, बट आई एम सॉरी, पर मैं क्या करूं? मैं हूं ही इतनी खूबसूरत कि बड़े से बड़ा बिजनेस टाइकून भी मेरी खूबसूरती को टॉलरेट नहीं कर पाते। सो इसमें आपकी कोई गलती नहीं, सारी मेरी ही गलती है। मैं जानती हूँ मुझे इतना खूबसूरत नहीं होना चाहिए था। ये सुनकर विवान की भौहें तन गई। वो अपनी सर्द आवाज में कहा, तुम कहना क्या चाहती हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम विवान खुराना को अपनी खूबसूरती में पागल कर दोगी? टिया का सिर अब गुस्से में फटने लगा था। टिया ने गुस्से के साथ विवान को देखते हुए कहा, हाँ, मुझे यही लगता है कि आप मेरी खूबसूरती में पागल हो गए हैं, क्योंकि अगर आप पागल नहीं होते तो इस वक्त आप अपने मंगेतर के साथ हल्दी की रस्म को एंजॉय कर रहे होते, ना कि अपनी कंपनी के किसी मामूली एम्प्लॉय को पिक करने उसके घर आते। ये सुनकर विवान चुप हो गया और टिया को घूरने लगा। टिया विवान को इग्नोर करते हुए वहां से बाहर जाते हुए बोली, आई थिंक हमें लेट हो रहा है, हमें चलना चाहिए। ये कहकर वो बाहर निकल गई। विवान उसके पीछे जाते हुए खुद से कहा, ये लड़की काफी ज्यादा जुबान चलाने लगी है। ये कहते हुए वो बाहर निकल गया। अब सबको पता चलने वाला है कि अहाना किसी और की नहीं बल्कि विवान की ही बेटी है, और ये बात विवान खुद एक्सेप्ट करेगा सबके सामने। लेकिन ये सब किन हालातों में होगा और कैसे होगा,
कहानी होगी आगे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग। तो कहानी को आगे जानने के लिए इसी तरह कहानी पर बने रहिए। फील माई लव कहानी पर।